नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। अपने आगाज करने जा रहे हैं इस सेशन का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपना जो पहला बिंदु है वो है दोस्तों, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना जापान। अभी क्या भारत ने चंद्रयान 3 के द्वारा सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी चंद्रमा पर, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जापान ने भी यह सफलता हासिल की है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुआ है और 5वां देश बन गया है। कौन से मिशन के तहत, ये अपने को ध्यान में रखना है। आइए चर्चा करते हैं जापान के मिशन मून स्नाइपर के बारे में। जापान ने अपने मिशन मून स्नाइपर, कौन सा मिशन, मून स्नाइपर के तहत 19 जनवरी 2024 को देर रात्रि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही जापान चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में विश्व का 5वां देश बन गया है। कौन सा देश दोस्तों? 5वां देश। इससे पहले भारत, चीन, रूस और अमेरिका यह सफलता हासिल कर चुके हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है, मून स्नाइपर किसका है? तो जापान का है। और जापान कौन सा देश बन गया चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला? तो 5वां देश बन गया है। आइए चर्चा करते हैं मिशन स्नाइपर के बारे में। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों? इस मिशन के तहत जो लैंडर भेजा गया था उसका नाम था स्लिम। क्या नाम था? स्लिम। अपने को नाम याद रखना है, स्लिम। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून कि क्या स्मार्ट तरीके से क्या करेगा यह लैंडर, मून की यानी चंद्रमा की इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम क्या रखा गया? लैंडर का नाम स्लिम रखा गया। इस लैंडर का वजन 200 किलोग्राम है, लंबाई 2.4 मीटर है और चौड़ाई 2.7 मीटर है। स्लिम लैंडर को पूर्व नियत 100 मीटर में फैली लैंडिंग साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जिसमें वह सफल रहा। और मेन जो याद रखने वाला बिंदु है वो है दोस्तों, इस मिशन में लैंडर के साथ 2 रोवर भेजे गए थे। जैसे अपने चंद्रयान 3 में प्रज्ञान भेजा था, और इन्होंने ही क्या भेजे? 2 रोवर भेजे थे, लैब 1 और लैब 2। इसी के साथ 2 दोस्तों व्हीकल भेजे थे। मिशन में 2 व्हीकल भेजे थे। कौन से? लूनर एक्सप्लोरेशन और लूनर रोबोट। जिन दोनों को संयुक्त नाम से क्या नाम दिया गया था? सोरा क्यू नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सोरा क्यू नाम दिया गया। सोरा का जापान में अर्थ होता है ब्रह्मांड, और क्यू से इन्होंने क्वेश्चन से क्यू को उठाया। ये अपने को ध्यान में रखना है। चांद के ध्रुवीय इलाकों में जहां पर इन्होंने अपने मून स्नाइपर को लैंडिंग करवाई, वो दोस्तों कौन सा करेक्टर था? तो चंद्रमा का सियोली करेक्टर है। यह एक अंधेरे काला धब्बा वाला कहा जाता है, इसे सबसे ज्यादा अंधेरे वाला धब्बा कहा जाता है। यह साइट मेयर नेक्टारिस में है। यह साइट कहाँ पे है? मेयर नेक्टारिस में है, जिसे चांद का समुद्र कहा जाता है। सियोली करेक्टर चांद के सी ऑफ नेक्टर हिस्से में है, जहाँ ज्वालामुखी फटा था। दोस्तों, इस मिशन को किस लिए भेजा गया है? तो आइए इसका क्या उद्देश्य है वह अपन जान लेते हैं। चंद्रमा पर स्टिक लैंडिंग करने के साथ ही मिशन का उद्देश्य सियोली क्रेटर की जांच करना है। इसे कहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी? तो सियोली क्रेटर पर इसे लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगी, और उस सियोली क्रेटर के बारे में अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वहाँ पर जो प्लाज्मा हवाएं चलती है उनकी भी जाँच करेगा। इन प्लाज्मा हवाओं की जाँच करने के लिए इनका स्पेशल एक्सरिज्म को भी इन्होंने लॉन्च किया, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। वो भी इस मिशन के तहत भेजा गया है। अब आप शॉर्ट में याद रखिएगा, जापान ने कौन सा मिशन भेजा है? तो जापान का मिशन था सॉफ्ट लैंडिंग में, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए मून स्नाइपर। और मून स्नाइपर के तहत भेजा गया जो लैंडर था उसका नाम था स्लिम, और इसके साथ 2 रोवर भेजे गए, लैब 1 और 2, और 2 व्हीकल भेजे गए, उन्हें संयुक्त नाम से सोरा क्यू नाम दिया गया। और एक्सरिज्म प्लाज्मा हवाओं को अध्ययन करने के लिए एक्सरिज्म भी भेजा गया। आइए जानकारी अर्जित कर लेते हैं एक्सरिज्म के बारे में। लैंडर स्लिम के साथ एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन भी गया है, जो चांद पर बहने वाली प्लाज्मा हवाओं की जांच करेगा, ताकि ब्रह्मांड में तारा और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति का पता चल सके। एक्सरिज्म को जापान, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। जापान के इस मिशन पर करीब $102 मिलियन खर्च हुए हैं। तो यह था दोस्तों जापान का मिशन स्नाइपर। कौन सा? मिशन मून स्नाइपर। ये इसके बारे में अपन जो महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको 4 वर्ड याद रखने हैं: स्लिम, लैब 1, लैब 2, सोरा और एक्सरिज्म।
स्लिम अपने याद रखेंगे क्या लैंडर है, लेवर 1-2 रोवर है, और जो दो व्हीकल भेजे हैं लेवर जो लूनर एक्सप्लोरेशन और लूनर रोबोट, उनको संयुक्त नाम से सोरा क्यों नाम दिया गया, और एक्स रिजम प्लाज्मा हवाओं को अध्ययन के लिए भेजा गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये तो दोस्तों मून स्नाइपर। आइए जानकारी अर्जित करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु के बारे में। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्णतः यूरोपीय वाणिज्य अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्णतः यूरोपीय वाणिज्यिक मिशन एक्सियोम 18 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। एक्सियोम मिशन 3 को अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से कनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। दोस्तों कौन से इस जो यूरोपीय वाणिज्य अंतरिक्ष यात्रियों का जो मिशन लॉन्च हुआ है वो कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से और कनेडी स्पेस सेंटर से। ये क्या है दोस्तों, एक्सियोम मिशन 3 के तहत क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम फ्रीडम था, यूरोप के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। इस मिशन में तुर्की के मिशन विशेषज्ञ अल्पर गेजरावासी साथ गए थे जो तुर्की के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। यह ह्यूस्टन स्थित एरोस्पेस फर्म एक्सियोम स्पेस का तीसरा वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन था और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को ले जाने वाला पहला वाणिज्यिक मिशन था। इसमें मिशन में 4 एजेंसियां थी, नासा, ESA, स्पेस एक्स और एक्सियोम स्पेस शामिल थी। तो दोस्तों इस प्रकार यूरोप का वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने एक्सपोसैट अर्थात एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को 1 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक्सपोसैट को श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 द्वारा प्रक्षेपित कर पृथ्वी की निचली कक्षा में से स्थापित किया गया है। एक्सपोसैट आकाशीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अनुसंधान करने वाला इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है जिसका जीवन काल 5 वर्ष है। दोस्तों इसकी उपलब्धि क्या रही है, इसरो का एक्सपोसैट नासा के अमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद अपनी तरह का विश्व का दूसरा सैटेलाइट है जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। बात करें दोस्तों इसके महत्व की, एक्सपोसैट को क्यों लॉन्च किया गया है, किस लिए लॉन्च किया गया है, तो एक्सपोसैट को एक्स-रे के स्रोतों के रहस्य का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने के में यह मदद करेगा, इसलिए एक्सपोसैट को भेजा गया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। इसरो ने किया फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण। दोस्तों जो बैटरी सेल होते हैं उससे भी अधिक ऊर्जा देने वाले फ्यूल सेल का इन्होंने क्या किया, सफल परीक्षण किया है। इसके बारे में अपन जान लेते हैं। इसरो ने पारंपरिक बैटरी सेल होते हैं उनकी तुलना में अधिक कुशल और कम लागत वाले नए प्रकार के फ्यूल सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने वस्तुतः 100 वाट की श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल पर आधारित ऊर्जा प्रणाली को अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POE-M3 में सफल परीक्षण किया है। इसे PSLV C58 द्वारा 1 जनवरी 2024 को प्रमोचित किया गया था। फ्यूल सेल की टेस्टिंग के दौरान हाई प्रेशर वेसल्स में स्टोर की गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैसों की मदद से 180 वोल्ट की बिजली पैदा की गई। इन फ्यूल सेल के माध्यम से कितनी बिजली उत्पन्न की, 180 वोल्ट की बिजली उत्पन्न की गई और इसका उद्देश्य पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल के प्रचालन को अंतरिक्ष में निर्धारित करना और भविष्य में होने वाले मिशनों के लिए डाटा एकत्रित कर प्रणाली के डिजाइन बनाने में सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों यह क्या करेगा कि अंतरिक्ष में भविष्य में जितने भी मिशन होंगे उन सभी के लिए यह डाटा एकत्रित करेगा और उनको परीक्षण में मदद भी पहुंचाएगा। और जो इस ईंधन के माध्यम से क्या होगा, जल भी उत्पन्न होगा, जिससे वहां पर क्या होता है कि अंतरिक्ष में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक इस जल का उपयोग कर सकते हैं। वह इतना स्वच्छ होगा और इतना साफ होगा। आइए जानते हैं। गगनयान मिशन में जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहकर कई दिनों तक परीक्षण करेंगे तो उस स्थिति में फ्यूल सेल तकनीक की मदद से इलेक्ट्रिक पावर, एक तो बिजली उत्पन्न होगी, पीने का पानी भी उत्पन्न होगा और ऊर्जा भी पैदा की जाएगी।
इससे पानी भी निकलेगा जो इतना साफ होगा कि अंतरिक्ष यात्री इसे काम में ले सकेंगे। तो दोस्तों ये था फ्यूल सेल, बैटरी सेल की तुलना में अधिक प्रभावी है और कम लागत में इसे बनाया गया है। बात करें दोस्तों वन लाइनर फैक्ट की, तो ये थे आज के दोस्तों अपने महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में अध्ययन किया, मिशन स्नूपर के बारे में और इस बैटरी सेल फ्यूल सेल के बारे में और एक्सपो सेट के बारे में। इसरो ने अपनी अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को किस अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से लॉन्च करेगा? तो स्पेस एक्स की सहायता से यह GSAT-20 को लॉन्च करेगा। कृत्रिम सूर्य ग्रहण रचने के उद्देश्य से यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से सितंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा? तो प्रोबा 3। कृत्रिम सूर्य ग्रहण को रचने के उद्देश्य से ये क्या करने वाले हैं, एक मिशन लॉन्च करेंगे। कौन? इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी मिलकर प्रोबा 3। भारतीय वायुसेना ने कारगिल हवाई पट्टी पर पहली बार किस एयरक्राफ्ट की सफल नाइट लैंडिंग जनवरी 2024 में करवाई? तो वो है C-130J एयरक्राफ्ट। नाइट में रात को सफल लैंडिंग करवाई थी और ऐसा परीक्षण किया गया था। नासा की लॉकहीड मार्टिन द्वारा किस सुपरसोनिक विमान को लॉन्च किया गया जो ध्वनि की गति से 1.4 गुना रफ्तार से उड़ान भर सकता है? तो X-59। दोस्तों X-59 विमान है वो ध्वनि की गति से भी 1.4 गुना रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित आदित्य L1 को किस ऑर्बिट में 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया जिसके साथ भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है? तो लैग्रेंज पॉइंट 1। क्रमशः वर्ष 1984, 85, 86 में भारतीय नौसेना में शामिल किन युद्धपोतों को राष्ट्र की 4 दशकों की गौरवशाली सेवा प्रदान करने के बाद 12 जनवरी 2024 को रिटायर कर दिया गया है? तो चित्ता, गुलदार और कुंभीर, इन तीनों युद्धपोतों को क्या कर दिया है? रिटायर कर दिया गया है। DRDO द्वारा एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा में नई पीढ़ी की किस मिसाइल का 12 जनवरी 2024 को सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो आकाश NG का। DRDO द्वारा विकसित लॉन्च की गई 7.62 मिमी कैलिबर असॉल्ट राइफल का क्या नाम दिया गया है? तो उग्रम उसे नाम दिया गया है। बात करें रक्षा प्रौद्योगिकी, तो अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को एक ड्रोन सौंपा है, उसका क्या नाम है दोस्तों? दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ये अडानी ग्रुप ने एक भारतीय नौसेना को एक ड्रोन दिया है। यह दोस्तों था अपना अंतरिक्ष से संबंधित तथ्य। अब अपने चर्चा कर लेते हैं आर्थिक प्रदर्शन। दोस्तों RBI की पंचायती राज वित्त रिपोर्ट जारी की गई है। RBI क्या करता है? पंचायतों पर कुछ व्यय करता है उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। तो उनके कितना कितना हर पंचायत को मिलता है, किस स्टेट में कितना पंचायत का औसतन रहता है, तो उसमें अपनी RBI ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। वो कब जारी की? 24 जनवरी 2024 को की। यह रिपोर्ट वर्ष 2020 से 21 से 2022-23 के 2.58 लाख पंचायतों पर डेटा आधारित है। यह रिपोर्ट पंचायतों के वित्त और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन करती है। देश की कुल 2,55,623 ग्राम पंचायतों को 95% से ज़्यादा राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान के रूप में मिलता है। देश की पंचायतें अपने राजस्व का महज 1.1% स्थानीय कर व अन्य शुल्क के जरिए जुटा पाती है। इसके अलावा 3.3% ब्याज से गैर कर राजस्व के जरिए मिलता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की पंचायतें खर्च के लिए पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले धन पर निर्भर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल एक पंचायत पर 25,14,000 व्यय करता है, जबकि गुजरात में महज 3,34,000 रुपये व्यय होते हैं। तो ये इस प्रकार ये RBI ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री ने किया टूंडला ग्वालियर पाइपलाइन का उद्घाटन। ये अपने को ध्यान में रखना है। इंडियन ऑयल की 700 करोड़ की लागत से बनी टूंडला ग्वालियर पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने बुलंदशहर UP से बुलंद तरीके से 25 जनवरी 2024 को 255 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का क्या क्या उद्घाटन किया। कहां से? टूंडला से ग्वालियर तक यह जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अपने चर्चा करें बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर
के परिसर का उद्घाटन 19 जनवरी 2024 को किया। 1600 करोड़ के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। तो दोस्तों, बोइंग ने सबसे बड़ा निवेश किया कहाँ पर? बेंगलुरु में। और इसका परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादकों और सेवाओं को विकसित करने में यह क्या करेगा? मदद करेगा। तो इस उद्देश्य से दोस्तों इसका क्या किया गया है? इसका निर्माण किया गया है। बोइंग सुकन्या, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर में अधिकाधिक बालिकाओं के प्रवेश में सहायता देना है। कि इस जो लगातार विमानन का क्षेत्र जो बढ़ रहा है उसके दायरे में महिलाएं भी अपना क्या करें, छात्राएं भी अपने क्या करें, भूमिका अदा करें। तो इस भूमिका को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? बोइंग सुकन्या को योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। विश्व का चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट बन सकता है भारत। कैसे दोस्तों? कि अभी हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट क्या बन गया है? तो भारत बन गया है। और जो बात करें पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन है? तो पहले सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है वो अमेरिका का है, उसके बाद चीन का, और तीसरा जापान है, और चौथा कौन बन गया है? भारत बन गया है। AIIB द्वारा भारत की नवीनीकरण ऊर्जा को 58.4 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। दोस्तों, पिछले 9 वर्ष में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अभी यह बताया। देश के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को चर्चा में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 जारी किया गया है, जिसमें क्या बताया गया? जिसमें बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस चर्चा में पत्र के निष्कर्षों के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। 2013-14 की बात करें तो 29.17 से घटकर 2022-23 में 11.28 रह गई है, और जिसमें 17.89 अंकों की कमी आई है, ऐसा नीति आयोग ने बताया है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, और जो देश में सर्वाधिक हैं। उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। सर्वाधिक जो गरीबी वाले राज्य बात करें तो अपने झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान आता है। सबसे कम गरीबी वाले राज्य हैं वो केरल, और उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। न्यूज इन शॉर्ट में बात करें तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या किया? सूर्योदय योजना लॉन्च की है। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2024 को सूर्योदय योजना प्रारंभ की। इस योजना का लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित की जाए। 1 करोड़ घरों पर क्या किए? रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित की जाए। इस उद्देश्य से क्या प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ की है। ONGC ग्रीन लिमिटेड का गठन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा और गैस व्यवसाय के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC की एक सहायक कंपनी के गठन मंजूरी दे दी गई। ONGC की बोर्ड बैठक में 23 जनवरी 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार नई कंपनी का प्रस्तावित नाम ONGC ग्रीन लिमिटेड, जो भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की मंजूरी के अधीन है। ये दोस्तों अभी ONGC है, उसकी एक सहायक कंपनी है, कौन सी? उसका गठन किया गया है ONGC ग्रीन लिमिटेड। तो ये दोस्तों था, अपन ने चर्चा की है आर्थिक प्रौद्योगिकी से संबंधित। आइए अब जान लेते हैं वन लाइनर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दाल बेचने वाले किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए किस प्रोक्योरमेंट पोर्टल का लॉन्च किया है? तो तुअर दाल प्रोक्योरमेंट लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में कितनी निवेश राशि वाले 19 समझौतों को ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 3.53 लाख करोड़ के MOU पर क्या किए? इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी तकनीक दिग्गज कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़कर सर्वाधिक स्मार्टफोन बेचने वाली बन गई है? तो एप्पल ने क्या किया है? सैमसंग से भी अधिक सेल फोन अपने सेल किए हैं। कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग या किसी विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कौन सी पहल शुरू की है? एक वाहन एक फास्टैग। पिछले मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के समुद्र तल में कृत्रिम रीफ निर्माण परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री
मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 17 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? तो विजगिम तिरुवनंतपुरम केरल में इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने का प्रस्ताव 15 जनवरी 2024 को प्रदान किया है? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है। ओला समूह की वह एआई कंपनी जो यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है, तो वह कौन सी है? क्रूट्रिम। क्रूट्रिम क्या बन गई है दोस्तों? यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। कुछ दोस्तों पृष्ठ 22 का शेष है, उसके अपन अध्ययन कर लेते हैं। पाकिस्तान ने किया फतह का सफल परीक्षण। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह का उड़ान परीक्षण 27 दिसंबर 2023 को सफलतापूर्वक किया। फतह पाकिस्तान के फतह 1 का अपग्रेडेड वर्जन है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तेलंगाना में स्थापित होगा भारतीय नौसेना का दूसरा VLF संचार सेंटर। भारतीय नौसेना ने देश में दूसरे बहुत कम आवर्ती संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए तेलंगाना का एक प्रमुख आधार के रूप में चुना है। भारतीय नौसेना का यह दूसरा VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन तेलंगाना विकाराबाद मंडल के पुदुरु के पास दमगुडेम वन क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस तरह पहला स्टेशन तमिलनाडु के तिरुवेली में INS कोटाबोमन रडार स्टेशन वर्ष 1990 में नौसेना की सेवा में है। उल्लेखनीय है कि VLF तकनीक का उपयोग नौसेना जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ प्रभावी ढंग से संचार करने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों तेलंगाना में स्थापित होगा भारतीय नौसेना का दूसरा VLF संचार सेंटर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन, जिसमें अपन ने अध्ययन किया आर्थिक परिदृश्य के बारे में और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।